हेलो फ्रेंड, जैसे कि कल के क्लास में हमने अधिगम के सेकेंड चैप्टर को कवर किया था। अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी थी। उसके बाद हमने थॉर्नडाइक के मुख्य नियम भी बताए थे, आपको गौड़ नियम बताए थे। तो आज आपका चैप्टर थर्ड है। आपको अपने नोट्स में हेडिंग डालनी है अधिगम के सिद्धांत, जिसमें आपको हम कुछ सिद्धांत बताएंगे जिससे मनोवैज्ञानिक ने किस पे प्रयोग किया है, कैसे याद रखना है, ट्रिक भी बताएंगे और आपको एक एक प्रयोग डिटेल में भी समझाएंगे। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन बन जाता है कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया या स्किनर ने किस पे प्रयोग किया। तो आप एक तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर और स्किनर का चूहा मर गया कोहलर की चिंपैंजी पर। तो आप समझ सकते हैं कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, कुत्ता पर। थॉर्नडाइक की बिल्ली पर यानी थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया। स्किनर स्किनर का चूहा मर गया यानी स्किनर का प्रयोग चूहे पे था और कोलर का प्रयोग चिंपैंजी पर था। तो आपका जो सीडीपी है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक का यही पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था या वर मानुष पे या चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था। तो आपका यहाँ पे एक नंबर तैयार हो गया। अब उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे पावलोव को, उसके बाद थॉर्नडाइक को कवर करेंगे। तो अब आपको सबसे पहले सिद्धांत की हेडिंग डालनी है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो आपका पहला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पे पावलोव का प्रतिपादक यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा पावलोव है, ये शरीर शास्त्री भी हैं। निवासी कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। आपका कंट्री भी पूछ ली जाती है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, तो आपको ये भी नोट करना है। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है नोबेल प्राइज से बनता है, जिसमें एकमात्र आपके पावलोव है जिनको मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसलिए हर बार आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है या किस सन में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा हमारे पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है उनको नोबेल पुरस्कार मिला है और कौन से सन में मिला है, तो वो है आपका 1904 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद इनका जो प्रयोग था वो कुत्ते पर था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, जो आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि आपके यूसीएस, सीएस, यूसीआर और सीआर है। तो इन चार वर्ड्स का क्या मीनिंग है इसको आपको ध्यान से समझना है। यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि अगर पावलोव ने कुत्ते को भोजन दिया या फिर कुत्ते को देखकर उसकी में लार आई तो वो कौन सा क्रिया है, यानी कौन सा स्वाभाविक उद्दीपक है या अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो इस तरह से आपको याद कैसे रखना है, पहले सबसे पहले आपको चार्ट बना लेना है। चार्ट कैसे बनाना है, आपको यूसीएस लिखना है। तो यूसीएस से आपका पहला कॉलम होगा, फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि आपसे पूछा जाए भोजन क्या है तो याद रखिएगा यूसीएस है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी की आवाज। तो स्वाभाविक है, भोजन देख के लार आता है तो यानी कि ये स्वाभाविक होता है, अनकंडीशनल है, इसमें कोई शक नहीं कर सकते। लेकिन घंटी की आवाज से अगर आप कोई रिएक्ट कर रहे हैं, आपके मुंह में लार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशनल हो जाएगा, कारण हो जाएगा, आपका अस्वाभाविक हो जाएगा। तो ये सीएस हो गया। उसके बाद आता है यूसीआर यानी रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हो गया, आपका लार का आना। तो यहाँ पे यूसीआर पूछा जाए तो यूसीआर आपका लार हो जाता है। उसके बाद सीआर आता है, चौथा पॉइंट वो होता है आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधित। तो पूछा जाए सीआर का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा कंडीशनल रिस्पॉन्स का सिद्धांत पावलोव का है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हमने चार्ट से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा दिए हैं। उसके बाद हम प्रयोग की बात करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर होंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट से बनते हैं, इसलिए आपको अलग से लिखने की बहुत ज़रूरत है। तो अब आते हैं अपने पावलोव के प्रयोग पे। सबसे पहले आपको अपने नोट्स पे हेडिंग डालनी है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रयोग। तो इस प्रयोग में इस प्रकार था कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलोव ने एक कुत्ते पर किया था।
प्रारंभ में पौलाव ने पाया कि भूखे कुत्ते को भोजन दिखाने के समय उसके मुंह में लार का आ जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। यानी कि आप भूखे होंगे, अगर आपके सामने खाना रख दिया जाए तो स्वाभाविक है, एक नॉर्मल बिहेवियर होगा कि सबके मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है या अनकंडीशनल आपका स्टिमुलस है, जिसमें भोजन देखकर आपका लार आना स्वाभाविक होता है। बट बाद में पौलाव ने कई दिनों तक कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया। यानी कुछ समय में क्या किया कि घंटी बजते ही उसके सामने खाना रख देते थे और कुत्ते को लगता था कि घंटी बजी है, इसका मतलब खाना आ गया है। तो जब बाद में पालाव ने कई दिनों तक कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया, यानी घंटी प्लस खाना प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराने से पाया गया कि खाना एवं घंटी के मध्य संबंध उत्पन्न हो जाता है एवं लार टपकना स्वाभाविक क्रिया होती है। यानी घंटी का धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी हैबिट में आ गया, उसके सोच में आ गया कि जैसे ही घंटी बजेगी इसका मतलब है उसको खाना मिल जाएगा। तो घंटी की आवाज़ सुनते ही उसके मुँह में लार आने लगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो इमेजिन कर लेता था भोजन का, जो कि आपका अस्वाभाविक हो गया। क्योंकि अगर घंटी की आवाज़ से लार आ रही है तो कहीं न कहीं आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, कंडीशनल आपका स्टिमुलस है, क्योंकि आपका घंटी क्या कर रहा है, एक भोजन की तरह कार्य कर रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि पालाव ने इसके बाद घंटी बजाई परंतु खाना साथ में नहीं दिया। यह देखा कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया लार करता है, यानी कि तब भी वह अपना अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिखा रहा है, अपना स्वाभाविक क्रिया कर रहा है घंटी की आवाज़ से ही। तो ये पूरा आप प्रयोग को समझ गए होंगे कि पहलाव का पूरा सिद्धांत 3 स्टेप पे टिका है। तो ये 3 स्टेप्स कैसे आपको याद रखनी है, इसका भी हमने एक चार्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट बना दिया है। तो प्रयोग को कैसे आपको डायरेक्ट समझना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपको एक चार्ट बनाना है, जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम प्रयोग, सेकंड प्रयोग, थर्ड प्रयोग। जिसमें आप देख रहे हैं अनुकूलन से पूर्व, यानी कि क्रिया का जो रिस्पॉन्स है उसके पहले उन्होंने क्या किया कि एक स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन रख दिया। अनकंडीशनल आपका स्टिमुलस पूछा जाए तो आप भोजन बचाइएगा, तो यहाँ पे अनुबंधित उद्दीपक हो गया और भोजन को देखते ही क्या किया कि स्वाभाविक सा लार आ गई। तो यहाँ पे आपका यूसीएस क्या हो गया, भोजन हो गया, यूसीआर क्या हो गया, आपका लार हो गया। और आपका लार आना कौन सी क्रिया कहलाता है, तो याद रखिएगा अनअनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुत्ते का भोजन देखकर लार का आना क्या होता है, तो अनअनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है। अनुबंधित क्रिया क्या होती है, अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है, तो वो आपका यूसीएस यानी कि भोजन होता है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप में क्या किया उन्होंने, अनुकूलन के दौरान क्या किया कि जब भोजन लाते थे तो साथ में वो घंटी भी बजाते थे। तो घंटी बजाना एक अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया और स्वाभाविक उद्दीपक अभी हमने बताया कि आपका भोजन था। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपका घंटी हो गई, लेकिन आपका लार क्या था, अनअनुबंधित अनुक्रिया था, यूसीआर था। थोड़े समय में यह क्रिया दोहराते दोहराते क्या हुआ कि कुत्ते को आदत हो गई कि घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आने लगी। उसको लगा कि घंटी बज रही, इसका मतलब है उसको खाना मिलने वाला है, तो वो सोच कर इसके मुंह में लार आ जाती। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप यही है कि अनुकूलन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने भोजन देना बंद कर दिया। उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक यानी आपका सीआर यानी कि आपका कंडीशनल स्टिमुलस दिया। अनुबंधित उद्दीपक के रूप में क्या रखा उन्होंने, घंटी को रखा और घंटी बजाते ही क्या रिस्पॉन्स मिला, यानी कि आपका यूसीआर क्या कंडीशनल रिस्पॉन्स मिला, जो कि आपका अनुबंधित व अनुकूलित क्रिया कहलाता है। यही आपका सिद्धांत में है। तो आप कह सकते हैं कि आपका अस्वाभाविक उद्दीपक यानी अनुबंधित उद्दीपक घंटी के बजने पर ही कुत्ते का लार आना अनुबंधित व अनुकूलित अनुक्रिया ही कहलाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं कंटिन्यू करने से आप में वही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। आप अगर चीज़ों को बदलते हैं, फिर उसमें बदलाव ना आने पर वो अपना चीज़ों को कार्य में कंटिन्यू रखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो यही क्रिया इन्होंने भी प्रयोग किया है कि पहले क्या किया कि भोजन को रखा, भोजन को देखते ही लार आ जाती थी, तो वह हमारा यूसीएस होता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भोजन के साथ घंटी का प्रयोग किया, तब भी वही रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन जब वो भोजन नहीं दे रहे थे, सिर्फ घंटी का प्रयोग कर रहे थे, तब भी उनको वही अपना अनुक्रिया देखने को मिला, वही रिस्पॉन्स मिला और वही रिस्पॉन्स ही उनका अनुबंधित व अनुकूलित अनुक्रिया कहलाया। तो आप कह सकते हैं कि आपका लार क्या है, तो यूसीआर है, आपका यूसीएस क्या है, आपका भोजन है और आपका सीएस क्या है, आपका घंटी है। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स याद हो गए पॉलाव के।
उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं कि पॉलाव के डायरेक्ट आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ना पूछ के किसी अन्य नाम से पूछ लेता है तो आपके सिद्धांत के और किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप पॉलाव को पढ़ के गए हैं, डिटेल में पढ़ के गए, आपको सब पता है, लेकिन आपका नाम चेंज कर दिया जाए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि क्या पूछा गया है, इसका आंसर हम क्या टिक करें। तो आपको हेडिंग डालनी है, पॉलाव का अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के उपनाम यानी अन्य नाम क्या है। तो इसके अन्य नाम होते हैं, पहला होता है शरीर शास्त्री का सिद्धांत, क्योंकि पॉलाव को शरीर शास्त्री भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं या अनुबंधन भी कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि घंटी और लार का आना एक बॉन्ड, एक संबंध का प्रयोग आप देख सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए इसके संबंध प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं और अस्वाभाविक अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि घंटी से ही लार का आना कहीं ना कहीं ये अस्वाभाविक बिहेवियर है, इसलिए इसको अन्य नाम से अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये थे आपके कुछ अन्य नाम। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स हैं जिसके सिद्धांत से आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपकी पेडागोजी में भी आपको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है, पॉलाव की अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। तो यहाँ पे आपके प्रमुख 6 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। भय निवारण में सहायक है, सामाजिकरण में सहायक होता है पॉलाव का सिद्धांत, अनुशासन विकसित करने में सहायक होता है, कि आप देख सकते हैं कि घंटी के रिस्पॉन्स पे ही आपका लार आना या भोजन को देख के ही लार आना कहीं ना कहीं अनुशासन विकसित कर रहा है। गणित शिक्षण में भी सहायक होता है, अभिवृत्ति विकास में भी सहायक होता है, स्वभाव व आदत निर्माण में भी सहायक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आपके प्रमुख विशेषताएं हैं या महत्व है जो आपके पॉलाव में देखने को मिलते हैं, और आपको पॉजिटिव पॉइंट्स दे देंगे, आपको उनमें से एक निगेटिव ढूंढने को कह देंगे, या निगेटिव पॉइंट्स में से आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी ढूंढने को कह सकते। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि आपके समाजीकरण में हेल्प करता है, भय निवारण में हेल्प करता है, आपके गणित में भी हेल्प करता है, अनुशासन विकसित करने में भी, अभिवृत्ति विकास में भी सहायक है, और स्वभाव व आदत के निर्माण में भी आपकी हेल्प करता है। तो ये था आपका पॉलाव का सिद्धांत। आपको बता दिया कि आपको क्या क्या याद रखना, आपको नोबेल प्राइज याद रखना है कि किस सन में दिया था और किसको दिया गया था, पॉलाव ने किस पे प्रयोग किया था, आपका अनुबंधित अनुक्रिया क्या है या अनुबंध या अनअनुबंधित क्रिया क्या है, या आपका यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है, सीआर क्या है, इन सब वर्ड को याद रखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब ये आपका पॉलाव हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक। तो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है आपके थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक के आपके नियम हमने कल ही बता दिए थे। आपके 3 मुख्य नियम होते हैं, प्रभाव का, अभ्यास का और प्रभाव का, और तत्परता का। ये आपके 3 प्रमुख आपके मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, और 5 आपके गौड़ नियम के, जिनको हमने डिटेल में लिखवा दिया था। अब यहाँ इनके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो इनका प्रयोग से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिपादक कौन है थॉर्नडाइक के, तो यहाँ पे आपके थॉर्नडाइक प्रतिपादक है कौन से सन में, 1913 में। इन्होंने कौन सा बिल्ली पे प्रयोग किया था, एक भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। उद्दीपक क्या था आपका, मांस मछली का टुकड़ा था, यानी भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसके सामने उन्होंने उद्दीपक के रूप में क्या रखा था, एक मछली या मांस का टुकड़ा रखा था। और बुक क्या नाम क्या था, एजुकेशन साइकोलॉजी, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक है, और इनकी जो बुक का नाम है वह एजुकेशन साइकोलॉजी है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थॉर्नडाइक को लेकर। उसके बाद आते हैं इनके प्रयोग के बारे में, कि आपको प्रयोग पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन बनता है थॉर्नडाइक से तो आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रयोग जो होता है, अपने प्रयोग में थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोज्य सामग्री रख दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक या उद्दीपक के कारण उससे प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास करे और पिंजड़े के अंदर चारों घूमकर पंजे मारे क्या किया कि बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। और बिल्ली कैसी थी पूछा जाए तो आप बताइएगा, भूखी बिल्ली थी। और पिंजड़े के बाद उन्होंने क्या कर दिया, एक मांस का यानी मछली का, मृत मछली का टुकड़ा रख दिया।
बिल्ली को क्या था कि वो टुकड़े को खाने के लिए परेशान थी, तो वह पिंजड़े में इधर-उधर पंजे मारने लगी, परेशान होने लगी। तो पंजे जब मारने लगी तो क्या किया उन्होंने कि प्रयत्न करते-करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। तो या फिर कह सकते हैं कि उसने कोई एक स्विच था, उसपे पैर पड़ गया या कोई तार था जो उसके पैर से दब गया। तो क्या किया कि दोबारा फिर बिल्ली को बंद करने पर उसे बाहर आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। तो बिल्ली को जब 1-2 बार इसी तरह प्रयोग किया, उसका उस पे पैर पड़ने से पिंजरा खुल जाता था, वो भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो धीरे-धीरे उसने सीख लिया कि क्या किया कि वो पहले से कम समय में ही उस पे पैर रखकर दरवाजे को खोलकर खा लेती थी। तो कहीं न कहीं उसको पता चल गया था कि हमारा जो पिंजरा है, वो खोलने का तरीका क्या है। तो यही कहते हैं कि इसी प्रकार तीसरे व चौथे प्रयास के कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई। तो यह चीज़ें कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में आई जब वह एक बार में ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आना सीख जाती है। तो आप कह सकते हैं त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत आप यहाँ से समझ गए होंगे। त्रुटि क्या थी हमारी कि बिल्ली बार-बार कोशिश कर रही थी, गलती कर रही थी, फिर बट गलती के बाद कह सकते हैं कि उसने अपनी गलती से सीखा और प्रयास किया और सफलता मिल गई। फिर धीरे-धीरे उसने जब यही चीज़ों को कंटिन्यू किया, तत्परता किया, चीज़ों का अभ्यास किया, तो उसका प्रभाव क्या देखने को मिला कि उसने उसी प्रयोग को सीख लिया और एक बार में ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे भूल एवं प्रयास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे देरी से सीखने वाला सिद्धांत है, क्योंकि इसमें पहले आपको समय देना पड़ता है। चीज़ों को आप तत्परता से करेंगे, इसीलिए इनके मुख्य नियम 3 ही होते हैं। फिर आप उसका बार-बार अभ्यास करेंगे, फिर उसका जो प्रभाव आएगा आपका पॉज़िटिव आएगा, तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कहाँ से आपके मुख्य नियम निकले थे। तो ये था आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि एक विशेष स्थिति उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस होता है जो उसे एक प्रकार की प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एसआर थ्योरी किसने दी है, तो कह सकते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी क्या है। तो एक विशेष स्थिति यानी कि स्टिमुलस होता है जो उसे एक प्रकार की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है, और ये जो आपका नियम होता है ये थॉर्नडाइक का नियम होता है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन बनता है कि एसआर थ्योरी किस पे डिपेंड है या किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो आपका आंसर जाएगा थॉर्नडाइक। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे थॉर्नडाइक आपके लिए उनके अन्य नाम के सिद्धांत भी होते हैं, जैसे अभी हमने पॉलाव में बताया कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट अन्य नाम से पूछ लिया जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है। उसके बाद कुछ टॉपिक है जिससे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, उनको याद रखना है। तो यहाँ पे आपके अन्य नाम आपको हेडिंग डालना है थॉर्नडाइक सिद्धांत के उपनाम। तो यहाँ के त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को या भूल और प्रयास के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जा सकता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आपके लिए प्रॉपर नोट्स लेकर आए हैं ताकि आप पढ़ते पढ़ते भी अपने कॉपी में नोट्स तैयार कर सके, ताकि आपके एग्जाम में इस बार वो गलती ना हो जो आपने पिछली बार की है, क्योंकि 1 या 2 नंबर से आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। इसलिए एक भी आपको कंटेंट नहीं छोड़ना है, इस बार सब कुछ हम कवर करते चलेंगे। तो पहला आपका जो उपनाम होता है सभी को पता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है। आवृत्ति का सिद्धांत होता है किसमें इसमें आपको बार बार प्रयोग करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत होता है। एसआर बाउंड का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं या अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका बॉन्ड दिखाता है आपके एसआर थ्योरी का, इसलिए इसे संबंधवाद या अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट उपनाम हैं जो आपको एक साथ किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको खुद से आप लिखिएगा ताकि आप बार बार जब उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया से संबंध स्थापित होना ही एसआर बाउंड कहलाता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना, जूते पहनना, ये सब हमारा क्या कहलाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्योंकि बच्चा क्या करता है, गलतियां करता है, चम्मच से खाना सीखता है तो पहले चम्मच गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, थोड़ा सा खाता है, फिर तीसरे दिन खाता है तो थोड़ा सा और खाता है, फिर एक समय आता है कि वो प्रॉपर चीज़ों को खाने लगता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का चलना,
बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, जूते पहनना, डोरी नहीं बाँध पाना, तो ये सब क्या होता है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि पर निर्भर करता है। तो कह सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन बने कि बालक का चलना या चम्मच से खाना किस सिद्धांत से मिलता है, तो आप बताइएगा थॉर्नडाइक के नियम से। उसके बाद वयस्क लोग भी ड्राइविंग क्या करते हैं, टाई की गाँठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। तो ये आपके यहाँ पे पेडागोजी में बहुत हेल्प करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपके कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो हेडिंग डालिएगा थॉर्नडाइक सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला है बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह बहुत ही धीमी गति से सीखने वाला सिद्धांत होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत सबसे धीमी गति से सीखा जाता है, तो कह सकते हैं त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, या भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं प्रयास का सिद्धांत, क्योंकि बच्चा इसमें गलती करता है, इसको दोहराता है और बाद में धीरे-धीरे वो सीखता है। तो जो बच्चे लोग देरी से सीखते हैं या मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सिद्धांत बहुत उपयोगी हो जाता है, बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप याद रखिएगा। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास करता है। बच्चे पेशेंस के साथ बार-बार चीज़ों को दोहराते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर पेशेंस बहुत आता है। सफलता के प्रति आशा होता है, उन्हें उम्मीद होती है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम चीज़ों को सीख जाएँगे। तो आपका जो एग्ज़ाम आएगा तो आपको भी थॉर्नडाइक के नियम पे ही आधार करना है, क्योंकि आपने एक बार प्रयास से वे फेल हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में पास नहीं होंगे। तो आपकी जो त्रुटि हुई थी उसी को सुधार के आपको प्रयास करना है, अभ्यास करना है, ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। उसके बाद कार्य की स्पष्ट धारणा होती है, शिक्षा के प्रति रुचि होती है, गणित, विज्ञान और आपके समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी होता है, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी करता है। तो ये था आपका थॉर्नडाइक, जिसमें आपको बता दिया कि आपके अन्य नाम क्या है, उन्होंने प्रयोग कैसे किया है, आपके एहसास थ्योरी क्या है, इन सभी को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। थॉर्नडाइक का आपके बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, उनके कंट्री का नाम पूछते हैं, उन प्रयोग पूछते हैं, आपके उनके अन्य नाम से पूछ लिया जाता है, उससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं कर पढ़ना है। बाकी आपको जो नियम है उनको फोकस करना है, आपके गौण नियम, आपके मुख्य नियम। अब आज का आपका यहीं पे चैप्टर खत्म करते हैं, बाकी आपकी जो कल की क्लास होगी उसमें हम आपको स्किनर कंप्लीट करवाएँगे कि आपका स्किनर का प्रयोग कैसे किया उन्होंने, और आपका कोहलर का प्रयोग, बंडूरा का, इसी तरह से आपका जीन प्याजे सब कुछ हम आपके नोट्स कवर कराएँगे। तो बस आपसे क्या उम्मीद है कि आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा। आपका पूरा हम टॉपिक, पूरा कंटेंट आपको कराएँगे, जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाए। बस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।